मेरे प्रिय साथियों नमस्कार। मोस्ट वेलकम है। आज का सेशन में से चैनल पर नए होंगे तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आपका अपना प्यारा सा चैनल ब्लू प्लैनेट स्टडीज पर स्वागत है। पिछली क्लास में से हमारा एक सीरीज चल रहा है आप लोग के लिए डिमांड के आधार पर एसएसटी के अंतर्गत हम लोग अभी फिलहाल या टीजीटी पेपर 2 जिनका भूगोल है अर्थात ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है जिनका या सहायक आचार्य भर्ती में से जो आप पेपर 4 में से जो 60 क्वेश्चन जो आप भूगोल विषय रखे होंगे उसका पहला टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। लगभग आज मेरा ये छठा क्लास होगा। आप 5 क्लास नहीं देखे होंगे तो आप ये होम पेज पर चले जाना, वीडियो सेक्शन में आपको सारा कुछ मिल जाएगा। पिछली क्लास में से हम लोग है सो द्वितारक परिकल्पना के अंतर्गत हम लोग पढ़ लिए थे क्या, चैंबरलिन मोल्टन का ग्रहाणु परिकल्पना। उससे पहले हम लोग एक तारक के अंतर्गत पढ़े थे वायव्य राशि परिकल्पना इमैनुअल कांट वाला, और फिर पढ़े थे लाप्लास का निहारिका परिकल्पना। आपको देखिएगा टॉपिक में ही पहला टॉपिक ही पढ़ना है, नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ द ओरिजिन ऑफ द अर्थ अर्थात पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में निहारिका परिकल्पना। तो उसी से संबंधित जहां से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, पिछली बार जो टीजीटी भर्ती में जो हुई थी जहां से सबसे ज्यादा सवाल देखने को मिले थे वो आपका लाप्लास का निहारिका परिकल्पना विस्तृत रूप से पढ़ना था। तो मैंने लाप्लास का निहारिका परिकल्पना आपको पढ़ा दिया है। वायव्य राशि का भी आपको इमैनुअल कांट वाला भी पढ़ाया है 1755 वाला। उसी का आज आपको मैं ले चल रहा हूं एक नई यात्रा पर जहां से पिछली बार है सो सवाल पूछ लिया गया था। संशोधित निहारिका परिकल्पना जो कि ऑटो अस्मिड रशिया के रहने वाले थे और कार्ल वायवाजेस्कर जो कि जर्मनी जो कि आपका 1950 में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको प्रस्तुत किया गया। चलिए आइए देखते हैं और धीरे धीरे समझने का प्रयास करेंगे कि सभी थ्योरियां अर्थात सभी परिकल्पनाएं ये सभी हाइपोथेसिस में क्या कहा गया है और किस आधार पर सवाल आपको पूछा गया। अभी तक मैंने ऐसा शायद आपको 10 सवाल करवाया ऑब्जेक्टिव। पहले थ्योरी को कंप्लीट करते चलेंगे, उसके बाद एक सीरीज आपको है सो मैं जल्द आपको लेकर के आऊंगा पर डे लाइव क्लास के लिए। तो संशोधित निहारिका परिकल्पना क्या है? अच्छा, निहारिका क्या होता है आप लोग सीधा सा जानते होंगे कि जिस समय हमारा ब्रह्मांड नहीं बना था, सोलर सारे प्लैनेट्स नहीं बने थे, उस समय ब्रह्मांड में हमारे हल्के जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस का जो बादलों का आकार था उसे हम लोग आज सो निहारिका के नाम से जानते हैं। तो लाप्लास के द्वारा जो निहारिका परिकल्पना जो दिया गया उसी का है सो संशोधित किए थे कौन? ऑटो स्मिड रशिया और कार्ल वायवाजेस्कर जर्मनी के। चैनल पे नए होंगे भैया तो आप जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको है सो जानकारी समय पर मिल सके। अब क्या बताया गया है चलो देख लेते हैं। ऑटो स्मिड अगर देख लिया जाए तो इनका एक परिकल्पना था अंतर तारक धूल परिकल्पना जो कि रेफरेंस बुक में 1943 मिलता है, एनसीईआरटी देखेगा तो आपको 1950 मिलता है। तो अंतर तारक धूल परिकल्पना क्या है समझे। संशोधित ऑटो स्मिड ने क्या कहा है जिसे कि इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस ऑफ द ऑटो स्मिड कहा गया। यह परिकल्पना लाप्लास के द्वारा प्रस्तुत जो निहारिका परिकल्पना कब 1796 ईस्वी में जो किया गया था उसी का यह संशोधित रूप है जिसे संशोधित निहारिका परिकल्पना के नाम से भी जाना जाता है। मतलब 1796 ईस्वी में जो लाप्लास के द्वारा प्रस्तुत किया गया था जो कोणीय संवेग सिद्धांत पर आधारित थे उसी का संशोधित रूप किसने प्रस्तुत किया? तो ऑटो स्मिड ने। और ऑटो स्मिड का जो परिकल्पना उनका नाम क्या है? अंतर तारक धूल परिकल्पना के नाम से है सो आज जाना जाता है। इसी स्टेप में देखो यहाँ पे आप देख रहे होंगे डिफ्यूज क्लाउड्स है जो पूरी तरीके से मास लॉस और डिस्क क्लाउड है, एक्रिटेन डिस्क है और सोलर सिस्टम और किस तरीके से जूम करके आपको प्लैनेट्स का निर्माण हो। ये जो प्रोसेस आपको यहाँ पर दिख रहा है समझे, इसी प्रोसेस को मैं स्टेप 1 स्टेप 2 के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। स्टेप 3 में क्या हुआ था, स्टेप 4 में और स्टेप 5 में आपको अंततः जाकर के पता चलेगा कि कैसे आपका सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ है। आगे चलो देखते हैं कि क्या कहा गया है, उसके बाद हम लोग ऐसो आपको चित्र के माध्यम से मैं समझाने का। इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों की जो उत्पत्ति हुई है वो गैस और धूल कणों से हुई है जिसके कारण इसे अंतर तारक धूल परिकल्पना के नाम से जाना जाता है। सवाल दे देगा कि अंतर तारक धूल परिकल्पना का नाम किस आधार पर रखा गया है, क्योंकि इनमें बताया गया है कि ग्रहों का उत्पत्ति गैसों और धूल कण से माना जाता है। इसी को हम लोग डार्क मैटर के नाम से भी जानते हैं। समझे कहने का मतलब हुआ अंतर तारक धूल एक प्रकार का ब्रह्मांड में उपस्थित क्या है? डार्क मैटर पदार्थ है। समझे अंतर तारक के अंतर्गत क्या है? एक प्रकार का गैसों और धूल कण का समूह है अर्थात संघनित पदार्थ है
जिसे ब्रह्मांड में आज हम लोग किस नाम से जानते हैं, डार्क मैटर के नाम से जाना जाता है, जिसका इस परिकल्पना में उत्पत्ति के बारे में जिक्र नहीं किया गया है। इस प्रकार से हम लोग मान सकते हैं। क्या कहा गया है, प्रारंभ में ये सभी डार्क मैटर गैस और धूल कण के रूप में अव्यवस्थित ढंग से सूर्य के अलग अलग चक्कर लगा रहे थे। चलो यहीं से समझने का कोशिश करते हैं कि प्रारंभ समय में बोला गया है, ऑटो स्मिथ का कहना था, समझे, कि डार्क मैटर जितने भी थे ये गैस धूल कण के रूप में थे, समझे, गैस और धूल कण के रूप में थे, और यह व्यवस्थित का मतलब क्या होता है, सीक्वेंस में नहीं थे और अव्यवस्थित ढंग से सूर्य के अलग अलग चक्कर लगा रहे थे। और इस परिकल्पना का दूसरा मत यह दिया गया कि जब सूर्य आकाश गंगा का चक्कर लगा रहा था तो सूर्य अपनी आकर्षक शक्ति के फलस्वरूप ब्रह्मांड में उपस्थित डार्क मैटर को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू किया। आकाश गंगा क्या होता है, समझे, गैलेक्सी के बारे में आप लोग जानते होंगे। असंख्य करोड़ों तारों का समूह क्या कहलाता है, आकाश गंगा के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसमें दूसरा मत ये, सबसे पहला मत तो ये दिया गया कि जो भी आज प्लैनेट्स बने हैं वो धूल कण और गैस थे जो अव्यवस्थित ढंग से सूर्य का चक्कर अलग अलग दिशा में लगा रहे थे। और सूर्य जब आकाश गंगा का चक्कर, समझे, सूर्य किसकी चक्कर लगा रहा है, आकाश गंगा जब लगा रहा था तो सूर्य अपनी आकर्षक शक्ति, समझे, जिसे एक प्रकार से कह सकते हैं अभी केंद्रीय बल के कारण क्या हुआ, ब्रह्मांड में जो भी डार्क मैटर उपस्थित थे वो अपनी ओर खींचने का प्रयास किया था। और परिणाम स्वरूप धूल के कण घनीभूत होकर के तीव्र गति से घूर्णन गति के कारण डिस्क का निर्माण हुआ, समझे, जो एक प्रकार से डार्क मैटर गैसीय पदार्थ कम होने की वजह से यह अधिक व्यवस्थित थी, जबकि धूल कण की संख्या में अधिक होने के कारण यह कम व्यवस्थित थी। तो एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि डार्क मैटर में जो गैसीय पदार्थ थे वो कम होने की वजह से अधिक व्यवस्थित था, जबकि धूल कण की संख्या अधिक थी तो इनका व्यवस्थित कम था। दोनों, क्योंकि धूल कण और किसका बात हो रहा है, गैस का बात हो रहा है एक प्रकार से। और यह तस्तरी आकृति में व्यवस्थित क्रमबद्ध थी और जिसमें से अलग अलग द्रव्यमान वाले बड़े और छोटे कण और हल्की और भारी गैसें मौजूद थी जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही थी। चलो इसी को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। आप लोग को लग रहा होगा कि यार केवल आप ऐसो लाइन बाय लाइन पढ़ते जा रहे हो, अब इसको समझने का प्रयास करना। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग आपका है इस प्रकार से सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ है। सबसे पहले क्या बोला, गैलेक्सी जो आपको दिखाई दे रहा है, मैंने यहाँ पे छापने का प्रयास किया है कि ये जो हमारा है, अब बीच में जो हमारे आकाश गंगा थे अर्थात गैलेक्सी जो सेंटर था वो एक प्रकार से क्या था, इसके चारों ओर हमारा है सो सूर्य था, अर्थात सूर्य आकाश गंगा के चारों ओर क्या कर रहा है, आज के समय में परिक्रमा कर रहा है। आप देख रहे होंगे ये देखो, ये हमारा रहा सर जी क्या, अगर बात कर लेते हैं तो आप इस बात का ध्यान रखना कि यहाँ पे देखो हमारा रहा सन। सन किसका चक्कर लगा रहा है, गैलेक्सी का। गैलेक्सी हमारा सेंटर में है, आकाश गंगा हमारे सेंटर में है। तो जब ये चक्कर लगा रहा है तो आकाश गंगे परिक्रमा को हम लोग कॉस्मिक ईयर कहते हैं, ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। जब एक साल में हमारा जो चक्कर लगा, मतलब जितना दिन में हमारा सूर्य चक्कर लगाता है ब्रह्मांड का, उसे हम लोग ब्रह्मांड वर्ष करते हैं। अब स्टेप 2 में क्या बोला कि जो ये हमारे बीच में जो गैलेक्सी थे, समझे, आकाश गंगा जो थी, इसके चक्कर कौन लगा रहा था, सन चक्कर लगा रहा था। और सन के चारों ओर, समझे, सूर्य का अपनी आकर्षक शक्ति के कारण डार्क मैटर को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू किया था। अभी डार्क मैटर क्या था, डार्क मैटर ये धूल कण और गैसों का क्या थे, पदार्थ थे, समझे, जो कौन खींचने का प्रयास किया, सूर्य अपनी आकर्षक शक्ति। आकर्षक शक्ति का मतलब क्या हो गया, एक प्रकार से अभिकेंद्रीय बल, समझे, अभिकेंद्रीय बल सूर्य की ज्यादा थी, समझे। तो इस वजह से क्या थी कि जब सूर्य चक्कर लगा रहा था, किसका, आकाश गंगा का जब चक्कर लगा रहा था, देखो सबकी बातें अंततः जाकर के रुकेगा ना कि 9 प्लैनेट्स का निर्माण हुआ, लेकिन इनको एक समझाने का बेटर तरीका इन्होंने माना था, ऑटो स्मिथ ने अपना जब दिया था कि जो गैलेक्सी था हमारा, आकाश गंगा थे अर्थात तारों का जो समूह थे कई सारे, तो जब सूर्य चक्कर लगा रहा था किसका, गैलेक्सी का, एक प्रकार से, अब देखो मैं एरो दे देता हूं, जब चक्कर लगा रहा था तो इसके इर्द गिर्द में क्या थे, सूर्य के इर्द गिर्द में है सो कई सारा डार्क मैटर था। डार्क मैटर, देखो मैं बार बार बोल रहा हूं कि डार्क मैटर का मतलब हो गया कि ब्रह्मांड में वो सभी उपस्थित पदार्थ धूल कण का एक प्रकार का है सो अवशिष्ट पदार्थ। अब जब सूर्य चक्कर लगा रहा था तो चक्कर लगाने के कारण क्या हो गया कि सूर्य का आकर्षक शक्ति बढ़ा, जिसके कारण जो भी धूल कण और गैसें के जो समूह पदार्थ थे जिसे डार्क मैटर कहा जाता है, अपनी ओर खींचने का प्रयास किया। कौन, सूर्य खींचने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको समझ में से आ रहा होगा। अब इसमें से क्या हुआ कि थर्ड स्टेप में से ये हुआ कि सन जो हमारा था बीच में, ठीक है, सन जो था हमारा एक प्रकार से, कहां सर जी, सन जी जो हमारा बीच में है, सूरज जो हमारा बीच में है,
तो इससे क्या हुआ कि डार्क मैटर के तीव्र गति से घूमने के कारण, अब देखो सन भी हमारा अगर बात कर ले तो सूर्य भी किसका चक्कर लगा रहा है, ब्रह्मांड का चक्कर लगा रहा है। तो उसके साथ साथ अब सूर्य का क्या हुआ, अभी केंद्रीय बल ज्यादा हो गया, सेंट्रीफ्यूगल जिसको कह सकते हैं, सॉरी हाँ, अभी केंद्रीय बल उस समय किसका था, सूर्य का ज्यादा था। तो अपने आसपास के बगल वाले गैसों को और धूल कण को वो खींचने का प्रयास किया। अब जब सन घूम रहा है भैया अपना ये अक्ष पे, तो उसके साथ साथ जितने भी धूल कण और गैसों का समूह रहेंगे वो भी घूमेंगे, नहीं घूमेंगे साथ में, बिल्कुल घूमेंगे, कहने का मतलब है। तो डार्क मैटर भी क्या हुआ, तीव्र गति से घूमने लगा, और घूमने के कारण क्या हो गया कि तस्तरी का एक निर्माण हो गया। यही तस्तरी आकृति सूर्य के चारों ओर क्या करने लगी, चक्कर लगाने लगी। तस्तरी समझते हो, एक लेयर बाय लेयर, समझे, कहने का मतलब हो गया कि प्रारंभ में क्या हुआ कि सूर्य जो हमारा था वो चक्कर लगा रहा था आकाशगंगा का। अब आसपास के वातावरण में जितने भी धूल कण, डस्ट पार्टिकल, जितने भी गैसेस थे, वो सूर्य का अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति, अभिकेंद्रीय बल के कारण वो सूर्य अपने ओर खींचने का प्रयास किया। अब सूर्य जब तेजी से घूम रहा था तो अगल बगल के डस्ट पार्टिकल को भी, ये गैसों को अपनी ओर खींचा। तो धीरे धीरे क्या हुए कि जब साथ में चक्कर लगा रहे थे कई सारे डस्ट पार्टिकल, धूल कण, गैसें, तो चक्कर लगाने के क्रम में क्या हुआ, एक के ऊपर एक है सो धीरे धीरे क्या हो गया, बैठते चला गया। तस्तरी कहते हैं ना, अस्तर जिसको कहते हैं, एक के ऊपर एक क्या हो गया, तस्तरी का निर्माण हुआ। यही तस्तरी आकृति सूर्य के चारों ओर भी धीरे धीरे क्या हुआ, चक्कर लगाना शुरू कर दिया। अब सूर्य किसका चक्कर लगा रहा था इससे पहले, ब्रह्मांड का। अब तस्तरी नुमा एक के ऊपर जितने भी सारे पदार्थ और गैस जितने भी जमते चल गए, तो जब वो धीरे धीरे घनीभूत हुआ तो धीरे धीरे वो भी किसका चक्कर लगाने लगा, सूर्य का चक्कर लगाने लगा। और उसी में से क्या हुआ, फोर्थ स्टेप में से हम लोग समझने का ये प्रयास करेंगे कि सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स था, जिसे अब केंद्रीय बल कहेंगे, समझे, डिस्क पदार्थ का बाहर की ओर निकलने का। डिस्क का मतलब हो गया तस्तरी। जितने भी पदार्थ जो थे डार्क मैटर के रूप में स्थित थे, वो तस्तरी नुमा में जम गए और सूर्य का चक्कर लगाना शुरू किए। और वो जो तस्तरी नुमा पदार्थ था धीरे धीरे वो भी तो घनीभूत हो रहा था। धीरे धीरे जब वो भी घनीभूत हो रहा था तो धीरे धीरे क्या हुआ कि वो तस्तरी नुमा पदार्थ का क्या हो गया, अब केंद्रीय बल ज्यादा हो गया। और जैसे ही अब केंद्रीय बल ज्यादा हुआ तो अब केंद्रीय सेंट्रीफ्यूगल कहां से कहां लगता है, केंद्र से बाहर की ओर। तो तस्तरी नुमा पदार्थ में से क्या हो गया, अब केंद्रीय बल ज्यादा हो गया। और जब अब केंद्रीय बल ज्यादा हुआ तो वही सारे पदार्थ क्या हुआ, बाहर की ओर निकलना फिर शुरू किए। और 5 स्टेप में से ये हुआ कि हल्के पदार्थ जितने भी थे, वो जितने भी तस्तरी के रूप में जमे हुए थे, समझे, वो सारे पदार्थ में से क्या था, मैंने बताया था ना अभी कि वो सारे पदार्थ एक समान नहीं थे भाई साहब। आप देखना कि यहाँ पे मैंने बताया था, समझे, कहाँ गया इस प्रकार से, हाँ देखो ये मैंने यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि परिणाम स्वरूप धूल कण घनीभूत होकर के तीव्र गति से घूर्णन गति के कारण डिस्क का निर्माण किया। डिस्क का मतलब हो गया तस्तरी, समझे, तस्तरी का निर्माण किया। और डार्क मैटर में गैसीय पदार्थ जो थे वो कम होने की वजह से यह अधिक व्यवस्थित थे। देखो गैसीय पदार्थ कम था तो वो जने तने था, इधर उधर फैला हुआ था। और धूल कण की संख्या क्या थी, अधिक थी। तो अधिक होने के कारण ये कम व्यवस्थित। देखिए जिसकी संख्या अधिक रहेगी वो क्या है, एक प्रकार से जैसे भीड़ में ना होता है कि अगर मान के चलो पूरा फैमिली गए हैं एक साथ घूमने के लिए, मेला जैसा रामनवमी में एक साथ जाएंगे तो पूरा है सो सबका फोकस करना है, वही होटल में जाकर के समोसा चाउमीन चिली सब टूटना है पेट में। और अगर मान के चलो बेटा अलगे गई है, बेटी अलगे गई है, पुतो अलगे गए है, हम अलगे गए हैं, पत्नी अलग गई है, सब जने सब अपना अपना निकला है मेला, तो उससे क्या हो गया, अव्यवस्थित है, कौन खा खाएगा पूछेंगे। लेकिन अगर पूरा फैमिली एक होटल में घुसेंगे तो सबके पूछेंगे जिसको जो खाना है पैसा हम दे देंगे। उसी तरीके से आप समझ सकते हैं इसको कि गैसीय पदार्थ डार्क मैटर में जितने भी थे गैसीय पदार्थों की संख्या कम थी, समझे, जिसके कारण ये क्या था, तीतर बीतर था, अव्यवस्थित। और धूल कण की संख्या अधिक थी जिसके कारण क्या था, ये कम व्यवस्थित था, अर्थात ये एक जगह मौजूद थे सबसे बड़ी मात्रा में। तस्तरी नुमा आकृति को व्यवस्थित के क्रमबद्ध थी, समझे, व्यवस्थित व क्रमबद्ध थी तस्तरी नुमा, क्योंकि एक के ऊपर एक दब रहा था, जिससे अलग अलग द्रव्यमान वाले बड़े और छोटे कण वाले हल्के और भारी गैस मौजूद थे। अब द्रव्यमान वाले देखो, जो बड़ा होगा उसका द्रव्यमान ज्यादा होगा क्योंकि उसका भार ज्यादा होगा, जो छोटा कण होगा वो हल्की होगी, और जो बड़ा होगा उसका भारी गैस वाला होगा। तो सूर्य के चारों ओर क्या करने लगा, यही धीरे धीरे ऐसो परिक्रमा करने लगा। अब केंद्रीय बल की वजह से तस्तरी नुमा आकृति स्थित पदार्थ बाहर की ओर गति करने लगे।
समझे। तस्तरी नुमा जितने भी पदार्थ थे, गैस और जो डस्ट पार्टिकल थे, धूल कण जितने भी थे, समझे, वो क्या हो गया कि आपकी तस्तरी नुमा आकृति में स्थित जितने भी थे उसमें कौन सा बल लग गया, तो उसमें है सो आप याद रख लीजिएगा कि उसमें आपका है सो एक प्रकार से अगर मान लेते हैं तो आप केंद्रीय बल अर्थात सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने के कारण वो बाहर की ओर गति करना है सो प्रारंभ कर दिया और हल्के पदार्थ ज्यादा दूर पर और बाहर और भारी पदार्थ काफी नजदीक रहे। देखो स्वाभाविक सी बात है, कहने का मतलब जैसे बम हम लोग ना उड़ाते हैं छठ पूजा वगैरह में, तो अगर में देखना जो भारी रहता है, चेथरी उथरी जितना रहेगा, सुतरी उतरी वाला कागज होगा, और जब फटता है, ब्लास्ट होता है तो एकदम दूर जाकर गिरेगा। और तनी जो खलवा रहेगा, समझे, वो देखना नजदीके रह जाएगा, जो कटुनवा रहेगा। लेकिन ओकर में देख लेना जितना प्लास्टिक प्लास्टिक छापल रहेगा, मुर्गा मुर्गी, मुर्गा छाप है, ई छाप है, तो प्लास्टिकिया उड़ करके कहाँ जाता है, कोई कहाँ जा करके उड़ करके कहाँ गिरेगा उसको कोई गारंटी। उसी तरीके से क्योंकि प्लास्टिक क्या हल्का काफी और काटने वाला मोटा परत था तो काफी नजदीके में रह जाता है ब्लास्ट होने के बाद। उसी तरीके से हम लोग समझ सकते हैं तस्तरी नुमा आकृति में जितने भी पदार्थ स्थित थे बाहर की ओर गति करने लगे, हल्के पदार्थ ज्यादा दूर पर चला गया और बाहर पदार्थ भारी होने के कारण क्या हो गया, नजदीक रहा। कालांतर में जाकर के जैसे जैसे समय बीता तो यही पदार्थ क्या हो गया, घनीभूत हो गया। मतलब वो सारे पदार्थ का फिर से डेंसिटी बढ़ना शुरू हो गई। घनीभूत का मतलब क्या है, एक जगह एकत्रित होना शुरू हो गए, उसकी डेंसिटी बढ़ने लगी और वर्तमान में जाकर के सौर मंडल के महत्वपूर्ण ग्रहों के रूप में विकसित है सो माना जाता है। यही वाला देखना कि आपको मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है मेरे भाई साहब कि 5 स्टेप में से हल्के पदार्थ दूर चले गए और भारी पदार्थ सूर्य के नजदीक रहे, घनीभूत होकर के वर्तमान में ठंडा होकर के सौर मंडल का निर्माण किया, जो कि आपको दिख रहा होगा कि ये आपका रहा क्या, सन है। समझे, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना कि ये आपका क्या हो गया, एक प्रकार से अगर मान ले तो ये रहा सन। तो सन में से क्या हो गया आपको भारी पदार्थ क्या बोला गया हमारा, ये जो थे आटोस्मिड, इनका क्या कहना था कि भारी जो पदार्थ रहे, समझे, जिसमें से मरकरी है, वेनस है, अर्थ है, मार्स है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल जितने भी थे, ये भारी पदार्थ के कारण ये सूर्य के नजदीक रहे, जिससे आप आज हम लोग पार्थिव या आंतरिक ग्रह अर्थात इनर प्लैनेट्स के नाम से जानते हैं। और इन दोनों के बीच में मार्स और जुपिटर के बीच में से आपका मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र पट्टी जिसे अवांतर पट्टी, जिसे आप आज हम लोग एस्ट्रॉइड्स के नाम से जानते हैं। और हल्के पदार्थ जितने भी थे, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून अर्थात बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, समझे, ये हल्के थे। तो हल्के पदार्थ दूर पर जाकर के वायुमंडल में स्थित हुए ब्रह्मांड में, समझे, जो कि हल्के पदार्थ स्थित होने के कारण इसे क्या कहा जाता है, जोवियन ग्रह, या इसे आज हम लोग गैसीय ग्रह के नाम से इसको जानते हैं। समझे, तो आटोस्मिड का एक प्रकार से अगर बात कर लिया जाए, समझे, तो आटोस्मिड का हम लोग कह सकते हैं कि इनकी जो परिकल्पना थी, एक प्रकार से अगर माना जाए कि आटोस्मिड ने जो दिया था और जो काइल वाइजेस्कर ने जो समझाया था 1950 वाला जो अपना धूल तारक परिकल्पना, तो इनकी पूरी तरीके से ये भी संशोधित परिकल्पना सत्य थी। लेकिन यदि अगर बात कर लिया जाए कि इसकी क्या आलोचना नहीं की गई, बिल्कुल किया गया है। इसकी भी आलोचना इस बात पर किया गया था कि इन्होंने जो बोला कि गैलेक्सी के चलो सूर्य को चारों, तो सूर्य चारों और गैलेक्सी का चक्कर लगा रहा है ब्रह्मांड का एक प्रकार से। लेकिन आगे जाकर के इन्होंने जो बताया कि सूर्य चक्कर लगाने के दौरान इसके सूर्य के चारों ओर कई सारे डार्क मैटर स्थित थे और उस डार्क मैटर अर्थात गैस और धूल कण को आकर्षित करना शुरू किया। तो सबसे पहला आलोचना इस आधार पर की जाती है कि इन्होंने जो समझाया था कि डार्क मैटर में जो गैस और धूल कण का पदार्थ था, तो आखिर में फिर वो आया कहाँ से था, और आया तो फिर है सो एक समय में ये माना गया, शुरुआत में इन्होंने बताया कि सूर्य का है सो अभिकेंद्रीय बल ज्यादा था। अगला स्टेप में इन्होंने समझाया कि कालांतर में जाकर के सूर्य के चारों जो डार्क मैटर थे, गैस और धूल कण के पार्टिकल जो थे, एक समय में तस्तरी नुमा में वो जम जाते हैं। तो तस्तरी नुमा में ही क्यों जमा, और तस्तरी नुमा में जमने के बाद फिर से ये, समझे, बताओ, शुरुआत में सन का है सो अभिकेंद्रीय बल ज्यादा है, तो बाद में फिर ये डार्क मैटर वाला पदार्थ का है सो अभिकेंद्रीय बल, सॉरी अपकेंद्रीय बल ज्यादा क्यों हो जाएगा, समझे। तो ये 2-3 बातें पर आलोचनाएं की जाती हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आप ध्यान रखना कि आपको मैंने लगभग है सो सहायक आचार्य का जो ज्योग्राफी का फर्स्ट टॉपिक आपको दिखाई दे रहा होगा, आपको सिलेबस में से जो था नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ द अर्थ अर्थात पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में न्याहारिका परिकल्पना, तो लगभग इसका मैंने 5 वीडियो आपको पढ़ा दिया।
सबसे पहला क्लास में आपको मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया था, याद है ना। इंट्रोडक्शन में से पूरी कहानी आपको बताएं कि कितनी प्रकार की परिकल्पनाएं दी गई है, एक तारक द्वितारक सारा कुछ क्या है। उसके बाद मैंने इमेनुअल कांट का वायव्य विरासी 1755 वाला पढ़ाया, फिर 1796 वाला ये आपका लाप्लास का मैंने बताया। फिर द्वितारक के अंतर्गत आपको मैंने चैम्बरलिन मोल्टन का ग्रहाणु परिकल्पना जैसे सवाल भी पूछे गए थे। आज आपको संशोधित परिकल्पना जो था इसको भी मैंने पढ़ा दिया। तो यदि आप पिछली कक्षा नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर के आप जरूर देखना। बाकी यार बीच में तो मैं कभी ये नहीं बोलता हूँ कि सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस या लाइक शेयर कमेंट आप कर दीजिएगा। तो ये आप खुद समझदार हैं कि काफी मेहनत लगती है वीडियो में बनाने में, समझे ना। काफी मेहनत के साथ साथ आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जितना लगता है हमें कि चलो हम दे सकता हूँ आपके लिए, तो उतना मैं कर रहा हूँ। तो जरूर से आप ये कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा अपना, चाहे फ्रेंड सर्कल का ग्रुप होगा या जो तैयारी कर रहे होंगे। और यदि आपको नहीं कुछ टॉपिक समझ में आया होगा तो आप कमेंट में जरूर लिखना कि इसका आप उत्तर फिर से। अब बात रहा कि थ्योरी तो मैंने करवा दिया है पहले का, है ना, थ्योरी तो बिल्कुल आपको मैंने करवा दिया। अब बात रह गया कि भाई साहब जल्दी से आप ऐसो एमसीक्यू लेकर के आ जाइए, क्योंकि एमसीक्यू ही परीक्षा पूछेगा। अगर यदि आप सहायक भर्ती का तैयारी कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि 3 पेपर लेना है चौथा पेपर में, जो कि अब वो लिंक फिर से एक्टिवेट करने वाला है, मैंने नोटिस भी डाल दिया था। तो 60 क्वेश्चन जिनका भूगोल होगा 60 क्वेश्चन भूगोल से रहने वाला है। और यदि आप टीजीटी जो भर्ती आने वाली है 2024 में, तो यदि आप वहां ज्योग्राफी रखे होंगे, ज्योग्राफी तो सब्जेक्ट रखने के बाद क्या है, जिनका सब्जेक्ट ज्योग्राफी होगा तो वहां 150 क्वेश्चन में से लगभग 7-8 सवाल आपको इसी टॉपिक से मिलेंगे। तो इन दोनों को टारगेट रखते हुए मैं जल्द है सो एमसीक्यू सीरीज रात में देखते हैं, लैब का एक बार है सो, क्योंकि क्लासेस काफी हो जाती है तो सारा कुछ मैं शेड्यूल सेट करके आपको लाइव क्लास जल्द प्रोवाइड करवाऊंगा। अगर लाइव क्लास नहीं भी दे पाए तो एक श्रृंखला लेंगे लगभग 20 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन का, और वहां पे आपको मैं इसको करवाते चलूंगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो वॉचिंग करने के लिए, देखने के लिए दिल से थैंक यू। और नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में भेज दीजिएगा। ओके।